फरहान आवाज का बताओ। ठीक है, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की थर्ड क्लास है। हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं, शायद एक दो बंदे हैं या तीन बंदे हैं जो बिल्कुल नए हैं इस क्लास में। तो कुछ लोगों ने कहा है कि हमें फर्स्ट और सेकंड क्लास की जल्दी जल्दी रिवीजन करा दें, रिकैप करा दें। तो मैं उसका एक रिकैप दे देता हूँ, आप सब लोगों को समझ लग जाएगी और जिनको पुरानी चीज़ें समझ लगी थी उनकी रिवाइज हो जाएंगी। तो आज की हमारी थर्ड क्लास है। हमने पहली क्लास में हमने सेंटेंस पढ़ा था। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और वर्ड्स के ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो हमारे पास कोई सेंस बनाए, यानी ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिसका कोई मतलब निकले, जिससे कोई बात समझ आए, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फिर मैंने आपको एक मिसाल दी थी, जैसे अली इज वॉचिंग अ मूवी ऑन लैपटॉप, यानी अली लैपटॉप पे मूवी देख रहा है। तो लैपटॉप पे मूवी देखना और इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड से आपको समझ लग जाएगा कि आपके जहन में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी। कोई लड़का आपके जहन में आएगा और उसके सामने लैपटॉप होगा और वो लैपटॉप पे कोई मूवी देख रहा होगा। तो यानी वो सेंटेंस जो आपके जहन में क्लियर विजन बनाए, क्लियर थॉट बनाए, यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपके जहन में क्लियर थॉट बना ले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह एक और मिसाल दी थी मैंने कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। जब आप अ, ये सेंटेंस सुनेंगे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड सुनेंगे, तो आपके जहन में एक पिक्चर बनेगी। यानी जिसको किसी को फुटबॉल का पता हो तो उसके सामने फुटबॉल की पिक्चर जहन में बन जाएगी और उसके जहन में कुछ बच्चे आ जाएंगे जो फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो यानी ग्रुप ऑफ वर्ड से आपके जहन में एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है, एक थॉट क्रिएट होती है। और उस ग्रुप ऑफ वर्ड से अगर आपकी थॉट क्लियरली क्लियर हो रही है तो उससे उसकी आपको समझ लग रही है और आपकी इमेजिनेशन क्लियर होगी। और अगर आपको वो लफ्ज तौर पे समझ नहीं लग रहा है, यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें कोई सेंस नहीं देंगे, तो हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। यानी उससे हमारे जहन में कोई क्लियर पिक्चर डेवलप नहीं होगी, हमारे जहन में उसके लिहाज से कंफ्यूजन रहेगी। जैसे कि हमारे पास, अगर मैं ये पहले सेंटेंस में सिर्फ ये पार्ट जो तीन लास्ट के वर्ड्स हैं इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, मूवी ऑन लैपटॉप, तो इससे मेरे जहन में कोई क्लियर पिक्चर नहीं बन रही है, मुझे कोई खास सेंस नहीं दे रहा, थॉट नहीं दे रहा कि मूवी ऑन लैपटॉप कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है। तो इससे हमें कोई पूरा मैसेज नहीं मिल रहा, इनकम्प्लीट मैसेज मिल रहा है, इनकम्प्लीट थॉट मिल रहा है। तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहते। हम इसे क्या कहेंगे आगे जाकर, तो वो अगली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो अगली स्लाइड में जाके डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे पास प्लेइंग फुटबॉल था। तो प्लेइंग फुटबॉल हमारे पास वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, हमें कंप्लीट थॉट प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद हमने सेंटेंस के पहले जो लेक्चर था उसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अ, हम बचपन में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इस तरह बनते पढ़ते थे कि सेंटेंस हमारे पास तीन चीज़ों से बनता है। किस किस चीज से? सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम उर्दू में क्या कह देते हैं कि वो चीज जो कोई काम करती है, काम करने वाले को, यानी फोकस, जो सेंटेंस का मेन फोकस होता है, जिसके बारे में सेंटेंस होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद वर्ब होता था, यानी कोई काम करने वाला, जो काम किया जाता, सॉरी, जो काम किया जाता था, काम करने वाला हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। वर्ब जो है हमारे पास वो काम हो गया जो काम किया जा रहा है। और उसके बाद जिस चीज पर काम किया जा रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ब्रॉडली इंग्लिश की लैंग्वेज डेवलप होती गई तो इसे सब्जेक्ट को अलहदा रखा गया और ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, या जो भी पूरा सब्जेक्ट के अलावा अलावा सेंटेंस हो गया, उसे हमने प्रेडिकेट कह दिया। तो बेसिकली हमारे पास सेंटेंस के दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, यानी सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी सेंटेंस का वो पार्ट जो कुछ कर रहा हो, जिसको डिस्कस किया जा रहा हो, तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपके लिए ये पिक्चर लगाई थी कि आप अगर इस पिक्चर को देखें तो एक बच्ची क्या कर रही है, एक सॉन्ग सुन रही है, यानी द गर्ल इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग। एक बच्ची, एक लड़की एक सॉन्ग सुन रही है। तो इसमें जो काम कर रही है, कौन कर रही है? एक बच्ची ही कर रही है ना। तो ये बच्ची हमारे पास सब्जेक्ट हो गई, यानी जो बाकी सेंटेंस है हमारे पास, जो सॉन्ग सुनना है, कौन सुन रहा है? गर्ल सुन रहा है, यानी बाकी जो सारा सेंटेंस है वो एक लड़की के बारे में है। इस सेंटेंस का मेन फोकस ये लड़की है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गई। इस तरह सेंटेंस का दूसरा पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट उसे कहते हैं, द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वो पार्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कर रहा हो। एक तो वो सब्जेक्ट है ना, जो कोई काम कर रहा हो जिसके बारे में बात हो रही हो, लेकिन जो बात हो रही हो उस सब्जेक्ट के बारे में, वो बात हमारे पास क्या होती है? वो डिटेल, वो डिस्कशन हमारे पास सेंटेंस में क्या चीज कहलाती है? वो डिस्कशन, वो बात जो किसी सब्जेक्ट के बारे में हो रही हो, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर गर्ल इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग, तो गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट था। बाकी जो बात हो रही है, सॉन्ग सुनने के बारे में बात हो रही है। तो जो सॉन्ग सुनने की बात है, ये जो सारी लाइन है, ये जो सारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब पूरा सेंटेंस है, बाकी सब्जेक्ट के अलावा, गर्ल के अलावा, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में ये जो वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं, ये प्रेडिकेट के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रेडिकेट की पार्ट है। जैसे मिसाल के तौर पर लिसनिंग जो है, लिसनिंग हमारे पास वर्ब है, ये काम हो रहा है, यानी सुनने का काम हो रहा है। और सॉन्ग हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग को सुना जा रहा है, यानी सॉन्ग पे काम किया जा रहा है। और काम क्या किया जा रहा है? सुनने का। और कर कौन रहा है? गर्ल। तो ये सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन यानी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तीन पार्ट हो गए। इसको आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो बेसिकली ब्रॉडली हम इसे सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। इसके बाद हमने पहले लेक्चर के आखिर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, या उसे हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस वो होता है जिसमें हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, और कोई जो नॉर्मल बात हम करते हैं वो बेसिकली डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस में करते हैं। मिसाल आपको मैं दे देता हूँ कि मैं अब एक आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं ये कौन से वे में बात कर रहा हूँ, कौन सी टाइप है सेंटेंस की? ये टाइप ऑफ सेंटेंस जो है ये डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि मैं अभी इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद हमारे पास इंटरोगेटिव टाइप थी सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव वो सेंटेंस की टाइप है जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? What are you doing at the moment? तो ये सेंटेंस हमारे पास इंटरोगेटिव हो गया। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस के आखिर में हमारे पास फुल स्टॉप लगता है, और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्या चीज होती है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, या किसी को कोई काम करने का कह रहे हो। तो अगर मैं अभी, मेरे साथ जो फरहान बैठा हुआ है, तो मैं उसे कह सकता हूँ कि फरहान प्लीज फेच मी दैट ग्लास ऑफ वाटर, यानी मेरे लिए वो पानी का ग्लास ले आओ। तो मैं उसे कुछ काम करने का कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस में हो जाते हैं। या मैं उसे कहूँ कि अपनी घड़ी काइंडली मुझे दे दे, तो मैं कह सकता हूँ प्लीज लैंड मी योर वॉच या रिस्ट वॉच। सही है। तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में भी फुल स्टॉप लगता है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन से सेंटेंसेस? यानी वो सेंटेंसेस जिसमें हमारे इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे अगर अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच अभी आपने देखा होगा, 24 अक्टूबर को मेरे ख्याल में हुआ था। सॉरी मुझे डेट भूल गई कब हुआ, लेकिन वर्ल्ड कप में जो मैच हुआ है तो पाकिस्तान ने इंडिया को कन्विंसिंगली बीट किया था। तो उस वक्त हम चूंकि एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे थे, मैच देख रहे थे, तो सब ने शाउट किया खुशी से, कोई हुर्रे या कोई किसी तरह की आवाज निकाल रहा था। तो वो जो उस मोमेंट पे जो सेंटेंसेस निकले थे, उसे हम किस कैटेगरी में लिख सकते हैं, किस कैटेगरी में शुमार करते हैं? उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में शुमार कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हमारे फीलिंग्स, इमोशन, हाई इमोशन, जिसमें स्ट्रांग इमोशंस आ जाएं, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसके आखिर में या शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क लगती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी को कोई दुआ देते हैं, कोई विश करते हैं, कोई ख्वाहिश करते हैं। तो बेसिकली ये सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ये किस चीज में आ गए? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ गए। तो ये पहला लेक्चर था। इसके बाद हमने दूसरा लेक्चर क्लॉज और फ्रेज के बारे में पढ़ा था कि क्लॉज क्या होती है हमारे पास और फ्रेज क्या होते हैं। क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यानी अल्फाज का वो मजमूआ जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब की कम्बिनेशन आ जाए, उसे हम क्लॉज कहते हैं। अल्फाज का वो मजमूआ जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब की कम्बिनेशन मौजूद होगी, उसे हम क्लॉज कहेंगे। मिसाल के तौर पर अली ईट्स मैंगोज, यानी अली हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ग्रीन कलर में मैंने इसे शो किया हुआ है। और इसके बाद ईट्स मैंगोज, ईट्स मैंगोज जो है हमारे पास वर्ब हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है, तो इसे हम इसलिए क्लॉज कहेंगे। इसके बाद हमारे पास फ्रेज आती है। फ्रेज क्या चीज होती है? फ्रेज बेसिकली हमारे पास उन अल्फाज का मजमूआ, ग्रुप ऑफ दोज वर्ड्स दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी जिसमें अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन मौजूद ना हो। या तो उसमें सब्जेक्ट होगा या उसमें वर्ब होगा, लेकिन दोनों एक साथ मौजूद नहीं होंगे। जैसे मैंने वही एग्जांपल दोबारा इसी फ्रेज को समझाने के लिए भी लिखी है कि अली ईट्स मैंगोज। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि अली और ईट्स मैंगोज को अंडरलाइन किया गया हो, तो वो कहे कि ईट्स मैंगोज हमारे पास क्या चीज है, तो वो पूछेगा कि ये क्लॉज है या फ्रेज है। तो आपने कहना है कि ये फ्रेज है। क्यों फ्रेज है? क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं है। ये जो अंडरलाइन रेड कलर में लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास वो कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सब्जेक्ट को मैंने साइड पे किया हुआ है, ठीक है। अली को मैंने साइड पे किया हुआ है। अली जो आम खा रहा है, तो आम खाना बेसिकली फ्रेज है, लेकिन अगर आम खाने के साथ अली का नाम जुड़ जाए तो ये हमारे पास क्लॉज बन जाएगी। फिर हमने टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़े थे। तो बेसिकली क्लॉजेस को हम जो मेनली हम क्लॉजेस को डिवाइड करते हैं, इनकी डिवीजन हम दो तरीकों से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाती हैं। काइंडली एक चीज याद रखें, जैसे मैं कोई स्लाइड ओपन करता हूँ तो उससे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको दोबारा वो लेक्चर रिविजिट करने में आसानी होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब हो जाती है तो उसको अपलोड करने में टाइम लगता है। तो अगर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लिया करेंगे तो आपको आपके लिए वो चीज़ इजी रहेगी। रिवाइज करना आपके लिए तब इजी होगा क्योंकि आपने बिल्कुल उसी टाइम लेक्चर लिया होगा और आप उसको रिव्यू करेंगे तो आपके लिए वो लेक्चर दोबारा रिविजिट करना इजी होगा। इसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी मैंने आपको बताया कि क्लॉजेस को हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में डिवाइड करते हैं। ये दो मेन क्लॉजेस के टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने जहन में याद रखें कि
क्लासेस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लासेस हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी टाइप हो जाएगी? इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो टाइप हो जाएगी, बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लास जैसे नाम से हमारे पास जाहिर है कि ये एक आजाद चीज है, आजाद परिंदा या इंडिपेंडेंट क्लास। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी सरवाइव करने के लिए इसको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। ये खुद में अपना थाट कंप्लीटली प्रोसीड करेगा। ये अपने आप में एक मुकम्मल सेंटेंस होगा जिससे आपको क्लियर मैसेज मिल जाएगा। तो जो वो सेंटेंस, वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे आप क्लियरली मैसेज आपको कन्वे हो जाता है, तो हम उसे सेंटेंस भी तो कह सकते हैं ना। इसलिए मैंने इसे सेंटेंस कहा हुआ है। इंडिपेंडेंट क्लास आपके पास सेंटेंस हो सकता है। तो मिसाल मैंने दी थी, ही एट डिनर, यानी उसने रात का खाना खाया। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि ये खुद में कंप्लीट मैसेज दे रहा है। इसे किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है अपना मैसेज कंप्लीट करने में। इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस है वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास बेसिकली हमारे पास सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसे अपना मैसेज कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो जब इसे दूसरे की जरूरत पड़ेगी और अपना मैसेज खुद कंप्लीट नहीं कर पाया, तो हम इसे सेंटेंस किस तरह कह सकते हैं? सेंटेंस की जो डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ दो वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस, तो तब वही सेंटेंस कहलाएगा। तो इसलिए क्लॉज उस वक्त सेंटेंस नहीं हो सकता जब वो खुद अकेले मुकम्मल मैसेज आपको ना दे सके, मुकम्मल थॉट आपकी क्लियर ना कर सके। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि व्हेन जेम्स गॉट होम, कि जब जेम्स घर गया। तो आप मुझे पूछेंगे कि ठीक है जेम्स घर गया, उसके बाद? क्योंकि हमने सबसे पहले जो लफ्ज इस्तेमाल किया व्हेन इस्तेमाल किया, तो वो हमारे जहन में एक ये ख्याल क्रिएट कर रहा है कि इसके बाद कुछ और मैं कहूंगा, यानी व्हेन जेम्स गॉट होम, तो इसके बाद मैं कुछ और कहने वाला हूँ। तो वो अल्फाज का मजमुआ जो खुद में मुकम्मल ना हो, इससे किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत हो अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करने के लिए, तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके एक मैसेज को मुकम्मल करते हैं। यानी व्हेन जेम्स गॉट होम ही एट डिनर, व्हेन जेम्स गॉट होम ही एट डिनर। तो इसके बाद ये हमारा बेसिकली दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था यहाँ पे। इसके बाद आज हम अपने रिवीजन के बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे फोकस इसलिए ज़्यादा किया क्योंकि आज के हमारे लेक्चर में इन्हीं दो की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को यूज़ करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। तो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपस में मिलते हैं, इनसे मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अल्फाज से मिलकर बनेगा, वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड में, सॉरी मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया टाइपिंग की वजह से, तो कंपाउंड में COMPOUND आएगा। तो कंपाउंड सेंटेंस यानी ये भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के यूज से बनेगा। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीन चीज़ों पर पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत ज़्यादा MCQs निकलते हैं और स्टूडेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती। तो स्टूडेंट अक्सर हमारे पास इन MCQs में कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं और इसमें वो गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल सेंटेंस को, कि सिंपल सेंटेंस हमारे पास क्या चीज़ होती है। सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज थी? हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट क्लॉज वो चीज थी जिसमें आपके पास एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, और वो अपना थॉट कंप्लीटली आपके पास कन्वे करे।
यानी उसमें एक सब्जेक्ट होगा और उसमें एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से क्लॉज बनती है, और वो इंडिपेंडेंट कब होती है, जब वो आपको एक कंप्लीट थॉट दे। यानी अल्फा वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब का वो कॉम्बिनेशन जो आपको कंप्लीट थॉट दे, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस में आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे सिंपल सेंटेंस। ये जैसे मैंने आपको शो किया हुआ है, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। सिंपल सेंटेंस में क्या क्या चीज आती है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है, उसके बाद हमारे पास वन सब्जेक्ट आ जाता है, वन वर्ब आ जाता है, और उसके बाद वो एक कंप्लीट थॉट आपको डिलीवर करता है। अभी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अच्छा, अली ओपन द डोर। अली ओपन द डोर, यानी अली ने दरवाजा खोला। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या चीज है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट अली है, इसमें हमारे पास ओपन वर्ब है, यानी ओपन हमारे पास वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, ये हमारे पास क्लॉज है। और ये इंडिपेंडेंट क्लास कैसे है, इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते थे हम, जरा आप सोचें। इंडिपेंडेंस क्लास हम किसे कहते थे, इंडिपेंडेंट क्लास हम उस क्लास को कहते थे जो अपने आप में मुकम्मल हो, जो हमें मुकम्मल मैसेज डिलीवर करे। अली सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और ओपन हमारे पास वर्ब हो गया। तो ये बेसिकली सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बना है। एक और मिसाल ले लेते हैं। इस तरह भी सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। पहले हमने क्या बताया कि अली ओपन द डोर, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, द टेबल एंड चेयर्स नीड टू बी क्लीन्ड। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, यानी टेबल्स और चेयर्स दोनों इकट्ठे आ रहे हैं और एक एंड से मिल रहे हैं। एंड एक तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन वर्ड्स है जो बाद में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ ले इसको कि ये जो मैंने ऑरेंज कलर दिया हुआ है इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को, तो ये बेसिकली एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो एज अ सब्जेक्ट काम करता है उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। जो पहले पिछले सेंटेंस में था अली, ये हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, और यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, उसके बाद नीड टू बी क्लीन, यानी यहाँ पे वर्ब भी आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया। तो कंपाउंड इस तरह भी सिंपल सेंटेंस अगर आ गया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस आ गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी आ गई, सही। इसके बाद एक और दूसरी तरह से भी आ सकता है ये सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। द बॉय स्माइल्ड एंड नॉडेड, यानी लड़का हंसा और सर हिलाया। नॉट कहते हैं सर हिलाने को, ठीक है। नॉट कहते हैं किसी बात पे सर हिलाने को। द बॉय स्माइल्ड एंड नॉडेड, लड़का हंसा और उसने सर हिलाया। तो बेसिकली यहाँ पे दो वर्ब इस्तेमाल हुए और एक कंजंक्शन यानी एंड के जरिए जुड़े हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक कंपाउंड वर्ब है। तो इस तरह भी सिंपल सेंटेंस आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसे देख के। यहाँ पे भी देख ले, सिंपल सेंटेंस की मिसाल है। द स्केर्ड चिल्ड्रन रैन अवे फ्रॉम द डॉग, यानी खौफजदा बच्चे कुत्ते को देखकर भाग गए, ठीक है। तो द स्केर्ड चिल्ड्रन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुए हैं और यहाँ पे कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे पास एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। और रैन अवे जो है हमारे पास ये वर्ब काम कर, एज अ वर्ब काम कर रहा है। तो ये हमारे पास क्लास है, और सिंपल क्लास क्यों है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल हुई है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास क्या चीज होती है, कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मजमुआ होता है, ग्रुप होता है। यानी वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अगर एक आ जाए तो उसे हम सिंपल कहेंगे,
और अगर एक से ज्यादा आ जाएं तो उसे हम इंडिपेंडेंट सॉरी कंपाउंड क्लॉज कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने शो किया हुआ है कि इसमें क्या होगा, इसमें दो बार यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आएंगी, और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आने का मतलब है कि सब्जेक्ट भी दो होंगे और वर्ब भी दो होंगे, यानी सब्जेक्ट और वर्ब प्लस सब्जेक्ट और वर्ब। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे, सॉरी एक क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे और दूसरे क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे, और उनको एक साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए कनेक्ट होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, मैं आपको इनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन जैसे मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन में पढ़ेंगे। कंजंक्शन की जल्दी से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। कंजंक्शन हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो जो दो अल्फाज को ज्वाइन करते हैं या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास वो कंजंक्शन होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में इकट्ठा करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस को इकट्ठा करने वाले जो कंजंक्शन होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो इसे मैंने एक एक्रोनीम के जरिए लिखा है कि फैन बॉयज। तो ये फैन बॉयज आप याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले एफ जो है वो फार के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फार के जरिए अगर जुमला इकट्ठा किया जाए तो वो भी क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। एक हमारे पास एंड के लिए स्टैंड करता है, एंड नॉर के लिए स्टैंड करता है, और बी बट के लिए स्टैंड करता है, ओ आर के लिए, वाई एट के लिए, और एस सो के लिए। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस की मिसाल ले लेते हैं। अली ओपन द डोर, ये कंपाउंड सेंटेंस है? नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। इसके बाद ही लुक्ड आउटसाइड, क्या ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है? नहीं, इसमें भी एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब मौजूद है। इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट किस तरह बना सकते हैं, इसके बीच हम एंड लगा सकते हैं और ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी जिस तरह अली ओपन द डोर जो पहला सेंटेंस है, उसके बाद हमने एंड लगा दिया और उसके बाद ही लुक्ड आउटसाइड, यानी अली ओपन द डोर एंड ही लुक्ड आउटसाइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते थे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमारे पास वो होते थे जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और वो जो सेंटेंस होता था, वो जो क्लॉज होता था, वो हमारे पास कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता था, यानी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता था। तो अली ओपन द डोर भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, और लुक आउटसाइड भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि दरवाजा ही खोलेगा तो वो आउटसाइड देख रहा है। वो मे बी खिड़की से बाहर देख सकता है, या मे बी वो बाहर ही खड़ा हो और वो दरवाजा खोल रहा है तो वो बाहर देख रहा हो। तो बेसिकली ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे को पे डिपेंड नहीं करते अपना मैसेज कंप्लीट करने के लिए। और ये किस चीज से कनेक्ट हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये जो हमारे पास एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आपने ये लिस्ट देख लेनी है और सेंटेंस ये याद करके जानी है। अगर ये आपके सेंटेंस में आ गए तो वो उनके बीच में आ गए, दो क्लॉसेस के बीच में आ गए, तो ये बेसिकली हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंसेस में हमेशा हमारे पास फैन बॉयज यानी यही वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे। ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। एक और मिसाल ले लेते हैं। I am good at swimming but I don't like it. It was raining so I took an umbrella. ये दोनों किस चीज की मिसालें हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस की मिसालें हैं। I am good at swimming, I don't like it, और दरमियान में but लग गया, तो but हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। I am good कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उससे पहले जो सेंटेंस है हम I am good at swimming, तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है I, और स्विमिंग जो है ये हमारे पास वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। और आई डोंट लाइक इट ये भी इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में मुकम्मल हैं और अपना मैसेज पूरा कन्वे कर रहे हैं।
इसी तरह इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, तो इट वॉज रेनिंग भी एक सेंटेंस हो गया और आई टुक एन अम्ब्रेला, तो ये हमारे पास क्या चीज हो गई, ये हमारे पास आई टुक एन अम्ब्रेला भी एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, इट वाज रेनिंग भी एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, और सो के जरिए, सो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो सो है हमारे पास ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इन दोनों के जरिए मिलके ये हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया हमारे पास। इसके बाद आई वॉज लेट येट आई वॉजंट टायर्ड, मैं लेट था यानी मैं बहुत लेट हो गया लेकिन फिर भी मैं थका नहीं था। तो इन दोनों का भी आपस में डिपेंडेंसी नहीं है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से के जरिए ऐड हो रहा है, तो हम इसे भी कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और ये एक और मिसाल है, तो ये भी आप अपने लिए देख लेते, ये कंपाउंड सेंटेंस की मिसालें होगी। इसके बाद हम कम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बनता है। एंड इंडिपेंडेंट क्लास कंप्लीट थॉट देता है और डिपेंडेंट क्लास हमें नॉट कंप्लीट थॉट देते हैं, यानी कंप्लीट थॉट नहीं देता, और ये दो जब आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन ही वन द अवार्ड एवरीवन चीयर्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें व्हेन ही वन द अवार्ड ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी व्हेन ही वन द अवार्ड, तो आपके जहन में एक बात क्रिएट होगी कि यार इसके बाद भी कोई बात होगी, ये पूरा मैसेज नहीं है। क्योंकि जब हम लगा लेते हैं एक जुमले में जब मैं घर गया, तो इसके बाद आप इस चीज से ये परसीव करेंगे कि मैं कोई और बात करने वाला हूँ, ठीक है, ये अपने आप में मुकम्मल नहीं है। तो एवरीवन चीयर्ड इसे मुकम्मल कर रहा है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, नॉट अ कंप्लीट थॉट यानी मुकम्मल थॉट हमें नहीं दे रहा है। तो जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिलते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नाउ दैट आई हैव सेव्ड मनी आई कैन बाय अ बाइक, अब मैंने बहुत पैसा जमा कर लिया है, मैंने पैसा जमा कर लिया तो मैं एक बाइक खरीद सकता हूँ। तो ये हमारे पास आई कैन बाय अ बाइक, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो पहला है ये हमारे पास डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया, नाउ लगा दिया, ठीक है। तो नाउ दैट आई हैव सेव्ड मनी, तो ये जो मैंने लगा दिया तो इससे ये क्या बन गया, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास बन गया, ये हमारे पास कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, इससे आई कैन बाय अ बाइक की क्लास की जरूरत है। तो ये मिसालें आपके पास हो गई, आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि मैंने छतरी ली क्योंकि बारिश हो रही थी। ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज इट वाज रेनिंग क्योंकि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड हो रहा है, और आई टुक माई अम्ब्रेला जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दे तो आप देखें कि दोनों एक ही सेंटेंस है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को मैंने स्टार्ट में लगा दिया, तो डिपेंडेंट क्लॉज जब स्टार्ट में आ जाए तो ये हमारे पास इसके आखिर में एक कॉमा लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हमारे पास जो लिस्ट है, तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन जो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो ये लिस्ट भी आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लें, तो जब भी ये किसी जुमलों के बीच में आएंगे तो ये आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, वो आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाएंगे। तो ये मिसाल ले ले, ये आपके पास सिंपल है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है, तो ये आपके पास सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है। इसके बाद ये दूसरी मिसाल है, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें ऑल दो लगा हुआ है, ऑल दो समी वाज रनिंग लेट ही सीम रिलैक्स, तो ऑल दो जो है ये डिपेंडेंट बना देता है इस क्लास को। ही वाज हंग्री सो ही एट, तो ये हमारे पास कंपाउंड है, वो भूखा ना भी होता वो कुछ खा लेता, तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए ऐड हुआ है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। सॉरी इसको मैंने ये बेसिकली आप लोगों की असाइनमेंट है कल के लिए, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लें और कल आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें से सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है। इसके बाद ये जो असाइनमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है, ठीक है। और इसमें सब
पार्ट्स को अलग करना है और मुझे बताना है कि इसमें सिंपल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है और कंपाउंड कौन सा है। इन तीनों पार्ट्स को आपने जुदा जुदा करना है और मुझे बताना है इस सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस क्या क्या चीज है। ठीक है, कितने इंडिपेंडेंट है और कितने डिपेंडेंट है। मेरे ख्याल में आज तो लेक्चर काफी लंबा हो गया और ये क्वेश्चन आंसर का टाइम मेरे ख्याल में कम ही रह गया है। ये किसी ने हैंड रेस किया, काइंडली लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो रहा है तो अपने क्वेश्चंस ग्रुप में कर दीजिएगा।